गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो रही है साइंस की, ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पढ़ाने में नहीं है तो आपको भी पढ़ने में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, सेल ऑर्गेनेल्स को हम थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अब तक हम लोग कितनी चीज़ें जान चुके हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, और फिर हमने ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम लोग जो बचे हुए पोर्शन है फटाफट उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो ईआर होता है आप लोग को पता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो टाइप का होता है। Thus, one function of ER is served to as channel for transport of material between various region of cytoplasm। ये जो हमारा ER है, इसका क्या काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितना भी प्रोटीन वगैरह जो भी बनाया है सेल ने, वो एक सेल से दूसरे सेल में ये क्या कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में लीवर सेल वगैरह के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना था चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन इस बार आप लोगों को पता ही है सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 7 डिलीट हो चुका है। तो इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गोल्गी apparatus। देखिए, इसके बारे में भी जान ले। यहाँ पे बच्चों देखो, आपको प्लांट सेल की पिक्चर दी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों की पिक्चर को आप लोग अच्छे से नोटबुक में ड्रॉ करिए। आपको नोट्स के साथ जो दी जाएगी आप तभी नोट कर लेना, और इसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से रखनी है, क्योंकि बार बार एग्जाम में डायग्राम आपको पता है मैक्सिमम टाइम्स तो बायो से ही आता है, और ये सेल्स जरूर पूछी जाती है कि एक वेल लेबल डायग्राम बनाओ, या तो एनिमल सेल का या फिर प्लांट सेल का। तो आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस रखनी है अपने पास। तो चलिए, अब हम लोग गोल्गी apparatus को जान ले। द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। तो सबसे पहले जो गोल्गी apparatus है, इसकी खोज किसने की थी, सेल्स के अंदर है ये, लेकिन इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेट कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा था कि कुछ मेम्ब्रेन्स, कुछ वेसल्स जैसे होती है ना हमारी, जिसमें हम सामान को भरते हैं, तो उसी टाइप का एनवलप टाइप का एक दूसरे से वेसल्स क्या थी, पैरेलली अरेंज थी, और उसको क्या नाम दिया था उन्होंने, सिस्टर्न्स नाम दिया था। दीज मेम्ब्रेन ऑफर हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। और जो गोल्गी apparatus जो सिस्टर्न्स थी, सिस्टर्न्स की जो मेम्ब्रेन थी, अब आपने पढ़ा था ना हर ऑर्गेनल्स के पास डिफरेंट मेम्ब्रेन है, तो ये जो सिस्टर्न की मेम्ब्रेन है, इसका ईआर की मेम्ब्रेन से क्या था, लिंक था, ये एक दूसरे से कनेक्ट थी। Therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। और इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, एक सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाया था। The material synthesis near ER is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell। अब देखिए, हमने ER का पढ़ा था ना, किस टाइप से ये प्रोटीन बनाता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। तो उसी प्रोटीन का अब क्या होना है, आगे ट्रांसफर होना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में जानी है। तो ये कौन करवाएगा, गोल्गी apparatus करवाएगा। तो गोल्गी apparatus का फंक्शन देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप लोग अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। और इसके साथ इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। तो अब देखियो, इसका जो मेन फंक्शन की बात करें हम लोग गोल्गी apparatus की, तो वो क्या है, जितना भी प्रोटीन बना हुआ है, जितना भी मटेरियल सेल ने बनाया है, उसको स्टोर कौन करेगा, गोल्गी apparatus। साथ में उसकी पैकेजिंग या फिर वेसल्स में उसको डालना, ये सारा काम किसका है, गोल्गी apparatus का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। In some cases, complex sugar may be made from simpler sugar in Golgi apparatus। The Golgi apparatus is also involved in the formation of ribosome। तो इसी तरीके से आप देखिए, जो Golgi apparatus है, ये किसकी हेल्प लेता है, लाइसोसोम की भी, लाइसोसोम को भी बनाने में हेल्प करता है। अब लाइसोसोम क्या है हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 5.2.5 लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, और हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का सेल ऑर्गेनल है। बेसिकली ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनल है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब देखिए, जैसे आपकी बॉडी की बात की जाए, तो आपकी बॉडी से जो आप फूड खाते हैं,
तो एक बॉडी का एक ऐसा ऑर्गेन भी है जो डाइजेस्टिव फूड को बाहर निकाल देता है, यानी कि जितना भी वेस्ट है, अब जैसे मान लो सेल को कुछ बनाना है, सेल को कुछ बनाया उसने, बनाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट भी बचेगा, तो उस वेस्ट को बाहर कौन निकालेगा? उस वेस्ट को बाहर निकालेगा लाइसोसोम। Lysosome help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle। तो देखो जो भी सेल है, अब सेल में कोई चीज बनती रही तो एक टाइम में तो वो फट जाएगा, तो जो सामान बाहर से आया, फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो भी बाहर से कोई पार्टिकल सेल के अंदर आया है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद, प्रोटीन बनाने के बाद जो भी चीजें बच गई हैं, जो भी वेस्ट बच गया है, उसको बाहर कौन निकालेगा? लाइसोसोम। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया एज फूड, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया आपके पास सेल के अंदर, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल, या फिर कोई पुराना ऑर्गेनल जिसकी अब उस सेल को जरूरत नहीं है या फिर वो खराब हो गया है, एंड अप इन द लाइसोसोम, तो वो लाइसोसोम में जाके खत्म हो जाएगा, विच ब्रेक दैम इनटू स्मॉल पीसेस। अब लाइसोसोम क्या करेगा? फॉरेन पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। Lysosome are able to do because they contain powerful digestive enzyme। अब लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को इजीली ब्रेक डाउन कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बस्ट, और कई बार देखो जब सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम फट जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स होते हैं, अब देखो मैं आपको थोड़ा अलग से समझा दूं, लाइसोसोम बेसिकली क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनल है जो थैली की तरह काम करता है, जो भी सेल्स के वेस्ट पार्ट हो गया वो इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स क्या करेंगे? उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उस सेल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इन केस अगर सामान ऐसे भरता जाए तो एक टाइम पे क्या होगा? लाइसोसोम की जो थैली है ये बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और फटने के बाद जो इसके अंदर एंजाइम है, वो एंजाइम कहाँ पे आ जाएंगे? सेल के साइटोप्लाज्म में। बेसिकली ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या करेंगे एंजाइम? ये सारा खुद का जो सेल है उसको भी ये खा जाएंगे, जैसे ये अभी बेस्ट चीजें खा रहे हैं उसी तरीके से ये सेल को भी, खुद के अपने सेल को खा जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। Therefore, lysosome are also known as suicide bag of the cell। तो इसीलिए जो लाइसोसोम है इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, मतलब सेल का वो बैग जो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड में क्या होता है? बेसिकली हम लोग अपनी ही बॉडी को खत्म कर देते हैं, तो लाइसोसोम क्या कर रहा है? लाइसोसोम में अपने एंजाइम को निकाल के अपनी ही सेल की बॉडी को खत्म कर देता है। तो इसी, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आता है कि बताइए वाई लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और आप इसका आंसर यहाँ से अगले पेज पे था थोड़ा सा, सेल डैमेज से लेके लाइसोसोम में बस से लेकर आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेसिकली क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस एंजाइम आर मेड अप ऑफ RER। ये एंजाइम किससे बने हैं? RER से। RER आपको याद होना चाहिए क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद वैक्यूल, और चैप्टर हमारा नहीं, प्लास्टिड्स भी है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब पावर हाउस क्यों? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ टू रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म दे रखी है, ATP मॉलिक्यूल्स। तो देखिए जैसे पावर हाउस में क्या होता है? पावर हाउस में एनर्जी बनाई जाती है, वैसे ही आपकी बॉडी को काम करने के लिए या फिर आपकी बॉडी की सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि एनर्जी कहाँ पे बनाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में बनाए, ATP के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या बनाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है।
एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को और क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल का। द सेल बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब ये जो सेल है, सेल बॉडी जो है, सेल की जो बॉडी है, ये एटीपी से क्या करती है? एनर्जी लेके नए कंपाउंड्स बनाती है और अपना मैकेनिकल काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव आल्सो मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक नहीं होती, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा पोरस है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा छेद है, होल्स है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। लेकिन जो अंदर वाली है वो कैसी है? फोल्ड, इस टाइप की। These folds create a large surface area। ये जो फोल्ड है ये क्या करते हैं? बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट कर लेते हैं फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, ताकि जो भी एनर्जी बनने वाली है उसकी रिएक्शन हो सके। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? इसका खुद का डीएनए होता है और साथ में राइबोसोम्स होते हैं। Therefore mitochondria are able to make some of their own protein। तो देखो अब जैसे कि हमने देखा था कि प्रोटीन कहाँ बनता है? ईआर में बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को उसकी जरूरत नहीं होती, वो अपने लिए प्रोटीन खुद ही बनाता है। तो चलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का इतना ही था। अब हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में जान ले। प्लास्टिड ये वो प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिड्स है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो प्लास्टिड्स है ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। दो टाइप की होंगी, एक तो क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर होगी, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट होगी या फिर कलरलेस प्लास्टिड होगी। प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर एक कलरफुल क्लोरोफिल होगा जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कलरफुल मतलब प्लांट पे आइए, प्लांट ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है। पढ़ते आ रहे हैं ना छोटी क्लासेस से, लेकिन इसको आप डीपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो प्लांट का ग्रीन कलर है उसमें वो क्या होता है? वो क्लोरोफिल होता है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्या है क्या क्लोरोप्लास्ट? प्लास्टिक कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल। जो प्लास्टिड है इसके अंदर ही कलरफुल क्लोरोफिल होती है ग्रीन कलर की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन द एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा कुछ येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये भी एक टाइप का प्लास्टिड है, लेकिन इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ऑयल्स या फिर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर टू बी स्टोर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर रहती हैं। The internal organization of the plastid consists of numerous membrane layer embedded in the material called stroma। और साथ में प्लास्टिड के अंदर और भी बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। What are similar to mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा क्या है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए। जैसा कि प्लास्टिड्स के पास उनका खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी सेम है, मतलब डीएनए और राइबोसोम इसके खुद के हैं। ऊपर आते हैं वैक्यूल्स के पास, लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जिससे कि थोड़ा सा ये वैक्यूल्स क्या है, और एक होल टाइप का, एक जगह टाइप का बना लेते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इज एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। अब एनिमल सेल्स की बात करें तो इसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में बहुत लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। अब जो सेल का वैक्यूल है, ये देखो प्लांट सेल, जैसे मैं प्लांट सेल की बात करूं तो जैसे ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो जो 50 to 90% इसके अंदर जगह है वो क्या रहती है? वो खाली रहती है। वैक्यूल का मतलब खाली, स्पेस।
तो वो जगह ज्यादातर किससे घिरी होती है? वैक्यूल से। In plant cell, vacuole are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो यही जो सेल है इसको लचक और थोड़ा हार्ड बनाने में हेल्प करता है। ये कौन? वैक्यूल। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuole. These include amino acid, sugar, various organic acid and some protein. अब इसके अंदर क्या होता है? देखो, इसके अंदर जो ये वैक्यूल, इसमें अम्यूनो एसिड, शुगर या और भी बहुत सारे प्रोटीन्स स्टोर रहते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा आपका क्या है? यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम दैट अमीबा हैज टू बी कंज्यूम। तो उनके अंदर इस फूड वैक्यूल में क्या होता है? फूड जाके फंस जाता है और जो कि अमीबा डाइजेस्ट कर लेता है। आपने अमीबा का डाइजेशन पढ़ा हुआ है। In some unicellular organisms, specialized vacuole also have important role in expelling excess water and some waste from the cell. ये साथ में कुछ जो वेस्ट है या जो एक्सेस पानी बन जाता है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। Each membrane thus acquire its structure and ability to function because of organization of this membrane and organelles in specific ways. तो अब हर सेल के पास क्या होता है? इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी टाइप से मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसी टाइप से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अलग अलग जो कि काम करते हैं। अब आपने देख लिया है कि मेम्ब्रेन का अलग काम है, न्यूक्लियस का अलग काम है, ईआर का अलग काम है, प्लास्टिक का अलग काम है। तो जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गेन, वैसे ही सेल्स में भी होता है। The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform functions. अब यही सेल को किस में हेल्प करते हैं ऑर्गन्स? रेस्पिरेशन करने में, न्यूट्रिशन लेने में, या फिर अपना वेस्ट क्लीन करने में, या फिर नए प्रोटीन को बनाने में। Thus the cell is the fundamental unit of the living things. तो देखिए आपकी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी वाला जो भी चीजें हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं? सेल से मिलके। सेल है तो आप लोग हो, तो इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, सॉरी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। मतलब किसी भी लिविंग थिंग के लिए अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो सेल है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। जो आपको नोट्स दिए हुए हैं वो आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद उसे लर्न भी करिए, और ये चैप्टर आपको पता है सितंबर के टेस्ट में आना ही है, तो अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग अपने मंडे को मिलेंगे, मंडे को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना। तब तक आप लोगों को क्या करना है? आज मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर रही हूँ, नोट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। तो आप उसे टाइम टू टाइम पेंडिंग मत करना, उसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। इसी के साथ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।